फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों की। इसके पहले हमने बुद्धि के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, कुछ परिभाषाओं को जाना था और बुद्धि के प्रकार को समझा था। तो आज के इसमें हम बुद्धि के सिद्धांत, जो कि संरचनात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, तो इसमें हम सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत किस तरह से इनको डिवाइड किया गया था और कौन कौन से सिद्धांत थे। तो यहाँ पर देखिए, इन सिद्धांतों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। तो पहला था कारकी सिद्धांत, जिसको फैक्टोरियल थ्योरीज कहते हैं, और दूसरा था प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। अब इनको समझते हैं कि ये क्या थे, कि किस तरह से इनको हम डिवाइड करते हैं। तो जो फैक्टोरियल थ्योरीज थी, जिनको कारकी सिद्धांत कहते हैं, इस श्रेणी में मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में की है। इन कारकों को आपस में मिलकर व्यक्ति की बुद्धि की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से कारकों के आधार पर, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, उनके आधार पर इनकी व्याख्या की गई थी। इनमें से कुछ बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। इनके नाम आप देख लीजिए कि फैक्टोरियल थ्योरीज जो थी, फैक्टर ओरिएंटेड जो थे, उनमें कौन कौन सी बुद्धि के सिद्धांत आते हैं। तो इसमें था एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी, फिर है बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी, और उसके बाद है समूह कारक सिद्धांत, जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं। फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत हायरार्कियल थ्योरीज है। उसके बाद नेक्स्ट है बुद्धि की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको बोलते हैं एसआई मॉडल। और उसके बाद है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी है। और उसके बाद है बहुबुद्धि संरचना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस तरह से ये सब आ गए फैक्टोरियल थ्योरीज के अंतर्गत। उसके बाद आती हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। इसमें क्या है, इन सिद्धांतों में बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में बुद्धि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इन्हें इसीलिए प्रोसेस ओरिएंटेड कहा गया है। इसमें दो प्रकार के आते हैं, जैसे जीन पियाजे का है सिद्धांत और फिर स्टैनबर्ग का थ्योरी है। तो इस तरह से इनको हमने अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया। अब हम इनको यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे कि ये किस तरह से हैं और इनके इसमें क्या विशेषताएं हैं। हर एक थ्योरी की अपनी विशेषता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, और एग्ज़ाम में जो आपके आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीटी का हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, DSSB हो, या नेट एजुकेशन हो, या जितने भी साइको के रीट वगैरह पेपर होते हैं, या पीजीटी का एजुकेशन से है, कोई भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित कोई विषय है, या जो आपकी शिक्षक भर्ती की जो भी पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पर इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, या तो मैचिंग करने के लिए दे दिया जाएगा, आगे हम कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, या तो मैचिंग करने को कहा जाएगा कि आपको एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक दिए हैं, इस तरह से मैच करने को दिया जाएगा। कॉलम में मैच करना है, मैचिंग ए और बी कॉलम को मैच करना है। और दूसरा जो तरीका है, उसमें इसको क्रमवार लगाने को दिया जाता है कि किस किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वो सारी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये फैक्टोरियल थ्योरीज हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक कारक सिद्धांत है यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई माना गया, जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो समस्त मानसिक क्रियाओं को एक अविभाज्य इकाई के रूप में माना गया था। और जो इसके प्रतिपादक थे, कौन कौन थे, बिने, टर्मैन और स्टर्न। इन मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन आज के वर्तमान समय में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया है। तो ये हो गया एक कारक सिद्धांत, इसके वही प्रतिपादक ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये यहाँ पर इसका डायग्राम है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत मतलब बुद्धि को एक अविभाज्य इकाई के रूप में
यहाँ पर शो किया गया है। फिर नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसके जो प्रतिपादक थे स्पीयरमैन थे। ये कब आई थी थ्योरी? 1904 में आई थी। ठीक है, स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा कि बुद्धि को दो कारकों में इसमें विभाजित करके इन्होंने बताया कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनती है। कौन से? एक जी कारक, जी फैक्टर, और दूसरा एस फैक्टर। जी फैक्टर जनरल फैक्टर, सामान्य योग्यता कारक, और दूसरा एस फैक्टर जिसको इन्होंने कहा स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट योग्यता कारक। इस तरह से इन्होंने जी और एस, इसका जो है फिगर आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जी है और इस तरह से S1, S2, S3, S4, S5, ये फिगर आप ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे? क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है कि स्पीयरमैन के अनुसार जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं कई रूप में डिवाइड होती हैं, या जी कारक अर्जित योग्यता है, या एस कारक मतलब जन्मजात जी कारक योग्यता है, या एस कारक अर्जित योग्यता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन जाते हैं स्पीयरमैन की थ्योरी से। तो यहाँ पर आप देखिए जी फैक्टर को इन्होंने क्या कहा? जन्मजात योग्यता बताया, और इसे सामान्य योग्यता इसलिए कहा इसको क्योंकि जनरल फैक्टर थ्योरी कहा क्योंकि सभी मानसिक क्रियाओं को करने में इसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि ये बाय बर्थ सभी में पाई जाती है। और जो एस कारक था, एस कारक विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है। मतलब आपने फिगर में देखा S1, S2, S3 इस तरह से करके S5 तक आपको दिखाए गए हैं। तो ये विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। विशिष्ट योग्यताएं अलग अलग मात्रा में हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, और यह एक अर्जित योग्यता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि जी फैक्टर जो है वो जन्मजात योग्यता है और एस फैक्टर क्या है? अर्जित योग्यता है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो इसका फिगर हो गया जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के करिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनता है स्पीयरमैन की थ्योरी से वो अक्सर कंफ्यूजिंग वाला होता है। सभी ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जो इसके प्रतिपादक थे वो हैं थॉर्नडाइक। प्रतिपादक जरूर याद रखिएगा, वही पूछे जाते हैं, और या तो फिर वही क्रमवार पूछा जाता है कि क्रम से लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो प्रतिपादक थे वो थॉर्नडाइक थे। यहाँ पर इसका फिगर भी देख लीजिए, ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है। इसके अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। यहाँ पर आप देखिए कई सारे ये तत्व ये दिखाए गए हैं, और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। मतलब स्पीयरमैन में तो उन्होंने दो ही फैक्टर माने थे, लेकिन यहाँ पर क्या था? बुद्धि कई तत्वों के समूह के रूप में मानी गई है। अतः इन्होंने क्या कहा कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। मतलब इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई बहुकारक बुद्धि के रूप में इसको डिफाइन किया था। यहाँ पर आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं। तो इन्होंने सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं मानी, मतलब स्पीयरमैन के सिद्धांत को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया बहुकारक सिद्धांत। फिर ये इसका फिगर हो गया मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगला देखिए, फिर है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसी को क्या है? बहुमानसिक योग्यता भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कभी आपको दे दिया जाए कि बहुमानसिक योग्यता यह समूह कारक थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो थर्स्टन थे इसके प्रतिपादक। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक से निर्धारित होती है और ना ही असंख्य सूक्ष्म और विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनती है। इन्होंने मतलब जो स्पीयरमैन का सिद्धांत था और जो बहुकारक सिद्धांत था, दोनों को ही नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या बताया? कुछ प्राथमिक कारकों को जो है इन्होंने प्राथमिकता दी। इन्होंने यहाँ पर कहा वरन कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। इसके अनुसार एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कोई एक प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है जो उन सभी क्रियाओं को
संचालित करता है। तो इस तरह इन्होंने कहा, क्या कहा कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को इन्होंने जो है यहाँ पर महत्ता दी है कि एक जो है प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होगा, वो उन सभी क्रियाओं को करेगा और यही प्राथमिक कारक उन क्रियाओं का अन्य मानसिक क्रियाओं से विभेद स्पष्ट करता है। तो ये जो है इसमें इन्होंने क्या कहा, मानसिक कारक, प्राथमिक मानसिक कारक, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इनको जो है इस रूप में यहाँ पर इसको वर्णित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में देखिए 7 प्रधान क्षमताओं का स्पष्टीकरण किया था। इन्होंने ऐसी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इसको पीएमए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पीएमए कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, एक टेस्ट का भी इन्होंने उसका जो है निर्माण किया था, जिसको परीक्षण माला कहते हैं। तो इस तरह से एक इन्होंने टेस्ट अपना यहाँ पर उसको बनाया था, जिसके द्वारा प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को इन्होंने बताया। यहाँ पर ये देखिए जो थर्स्टन ने 7 प्रधान क्षमताओं का जिक्र किया था, उनमें से कौन कौन सी हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि थर्स्टन की जो प्रधान मानसिक योग्यताएं थी, उनमें से कौन सी नहीं है अथवा इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन में से दे दिया जाएगा और आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो इसका एक जो सिंपल है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं N + V + S + W + R + M + P। इस तरह से आप ऐसे याद कर सकते हैं, इक्वल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद करिए N V S W R M P, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी मीनिंग समझ लीजिए, इन शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए शाब्दिक अर्थ क्षमता, वर्बल मीनिंग एबिलिटी, V, इसको यहाँ पर V से डिनोट किया है। फिर है शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, इसको W से किया। ठीक है, उसके बाद स्थानिक क्षमता, स्पैटियल एबिलिटी, जिसको S से इन्होंने बताया। फिर है आंकिक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, N, हमने कहा था NVSWRMP, ऐसे याद हो जाएगा आपको, या आप अपने और किसी तरीके से भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, 5th है तर्क क्षमता, तर्क क्षमता रीजनिंग एबिलिटी, जिसको R से डिनोट किया गया। फिर 6th है स्मृति क्षमता, मेमोरी एबिलिटी, इसको इन्होंने M से बताया। फिर है प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, इसको इन्होंने P से। तो याद हो गया आपको NVSWRMP। एक एक करके आप इस तरह से इसके जो है शॉर्ट फॉर्म को याद कर सकते हैं कि इनकी मीनिंग क्या थी। ठीक है, आगे देखिए, फिर है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक थे यहाँ पर ये बर्ट तथा बर्नर्ड, इन्होंने 1960 में इसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में बर्ट एवं बर्नर्ड ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया है। इन्होंने भी मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मानसिक योग्यताओं को 4 स्तर में, ये देखिए यहाँ पे 4 स्तरों में विभाजित किया था। सामान्य मानसिक योग्यता, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक और विशिष्ट मानसिक योग्यता। इस तरह से इन्होंने 4 उसमें जो है डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन इनका 4 पॉइंट में दिया। अगला देखिए, ये इसका फिर फिगर है, सामान्य कारक। फिर सामान्य कारकों को, मतलब जी फैक्टर को 2 यहाँ पर देखिए 2 ये मुख्य समूह कारकों में विभाजित किया गया। अब इसमें भी कौन कौन से थे, ये यहाँ पर लिखा है, देखिए V लिखा है, इसको वर्बल कहते हैं, शाब्दिक, और ED क्या है, एजुकेशनल, शैक्षिक योग्यताएं। ठीक है, तो V का मतलब आपको समझ में आ गया, वर्बल और एजुकेशनल। फिर है K, गतिक व यांत्रिक योग्यताएं, काइनेटिक्स, और यहाँ पर मैकेनिकल। इस तरह से ये यहाँ पर K और M
ऑफ वी और ई डी। इनका आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया। तो इस तरह से इसमें इन्होंने पहले सामान्य कारक थे, फिर इनको मुख्य समूह कारक में विभाजित किया और उसमें भी अलग अलग योग्यताएं थी, वी, ई डी और के और एम। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी योग्यता किस में थी। उसके बाद इन दोनों मुख्य समूह कारकों को पुनः लघु समूह कारक, जैसे कौन कौन से थे, शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक, प्रयोगात्मक, इस तरह से कई लघु समूह कारकों में यह यहाँ पर देखिए इस तरह से विभाजित किया गया है। फिर लघु समूह कारकों को विशिष्ट मानसिक कार्यों से संबंधित अनेक विशिष्ट कारकों के रूप में, यहाँ पर देखिए ये अनेक विशिष्ट कारक ये यहाँ से यहाँ तक पूरे दिखाए गए हैं। तो इन्हीं लघु समूह कारकों को विशिष्ट कारकों के रूप में विभाजित किया गया। तो ये हो गया पदानुक्रमिक सिद्धांत, एक हायरार्की के रूप में, ठीक है, कि मतलब बढ़ते हुए क्रम में, कि कैसे पहले एक था जनरल फैक्टर, फिर उसी को मेजर फैक्टर के रूप में, फिर एक आया लघु समूह कारक के रूप में, फिर विशिष्ट कारक के रूप में। इस तरह से 1 बाय 1 यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया। तो ये आप देख सकते हैं इसकी थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम लोग इतने ही सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी और हैं 5-6 सिद्धांत और हैं। अगर वो हम सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो आप पूरी तरह से उनको समझ भी नहीं पाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके आगे फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े क्वेश्चन भी आप देख लीजिए और जो आगे के सिद्धांत हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को आप देखिए किस तरह से पूछे गए, या आपके टेट और सुपर टेट सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि का एकल घटक या एकल सिद्धांत किसने दिया था? अभी आपने पढ़ा है, एकल सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए मैचिंग यहाँ पर दिया गया है। तो जो एक तत्व सिद्धांत होता है वो आपका बिने का होता है, और बहुतत्व सिद्धांत है ये है थॉर्नडाइक का है। फिर समूह तत्व आपको पता है थर्स्टन का है, और फिर बचता है ट्रायर्किक थ्योरी, है ना, 3 आयाम सिद्धांत जिसको बोलते हैं एसआई मॉडल, ये है गिलफोर्ड का। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर थर्ड देखिए, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो आपने जाना कि स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, कौन कौन से फैक्टर थे? जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। नेक्स्ट है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी पढ़ा था स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, तो ये भी स्पीयरमैन, कितनी बार रिपीट हुआ है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो ये है जी कारक, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी कारक होता है ये जन्मजात प्रतिभा के रूप में पाया जाता है। इन्होंने बताया था कि जी कारक जन्मजात होता है और एस कारक अर्जित योग्यता के रूप में होता है। इसीलिए जो तर्क करने की और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है वो जी फैक्टर के द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? जी क्या होता है? ये एक सामान्य बुद्धि कारक है, ठीक। नेक्स्ट है बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके बहुकारक के सिद्धांत जो थे थॉर्नडाइक थे। तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं, क्योंकि बिने तो एक कारक थे, जीन पियाजे का सिद्धांत अलग ही था और गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था। तो बहुकारक बुद्धि के थॉर्नडाइक थे, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये कौन है? थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो है वो है गिलफोर्ड का। अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। तो इसमें गिलफोर्ड का था। गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशन बताई थी
संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो इस तरह से 3 डायमेंशन के अंतर्गत फिर इनको अलग अलग उसमें नंबर्स में फिर डिवाइड किया था। तो इस तरह से इन्होंने अपने डायमेंशनल रूप में बुद्धि के सिद्धांत को बताया था, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो अपसारी चिंतन का इन्होंने सृजनात्मकता के लिए किया है। ठीक है। और सृजनात्मकता मतलब अपसारी क्या मतलब होता है? अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि एक ही बिंदु पे केंद्रित ना होकर अलग अलग दिशाओं में, मतलब कई सारे डायमेंशन में अलग अलग डायरेक्शन में सोचने समझने की जो क्षमता होती है, तो डाइवर्जेंट रूप में वही अपसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो ये भी आगे आप पढ़ेंगे कि आरबी कैटल की जो ये है तरल बुद्धि का जो सिद्धांत था, ये वंशानुगत कारणों को, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो उसी में तरल बुद्धि को वंशानुगत कारकों के रूप में बताया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। आगे देखिए, बुद्धि का तरल मोजैक मॉडल किसने दिया था? ये भी आरबी कैटल ने दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक। देखिए, एक ही क्वेश्चन जब हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं तो बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि थ्योरी तो सभी लोग पढ़ते हैं, आपने भी बहुत सारे यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन क्वेश्चंस के साथ और बिल्कुल उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, तब आपके क्वेश्चंस की गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान था, इसके भी प्रतिपादक कौन थे? आरबी कैटल थे। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टैनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इसका रूप ये जो है, पहला ऑप्शन इसका व्यवहारिक बुद्धि, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, क्योंकि सारी बुक्स में मिलता भी नहीं है स्टर्नबर्ग का। मैं आगे बताऊंगी आपको, इसके बाद आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपको ये सारे सिद्धांत समझा दिए जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अंदर डीप क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 16, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है बी है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये इसका व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो इसका मतलब व्यवहारिक बुद्धि के कौन कौन से अभिप्राय हैं? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से रहते हैं, यही व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय बताया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? तो यहाँ पर जो बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में बताया गया था, तो उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स में को बताया था, संदर्भात्मक और अनुभवजन्य और घटक उप सिद्धांत। तो इस तरह से इसमें इन्होंने सामाजिक का कोई जिक्र नहीं किया था। नेक्स्ट है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा जिसको पैरा घटक लिए जा सकने वाले विविधिक रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वो क्या है? तो इसमें किसकी बात की गई है? स्टैनबर्ग के बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत, जो स्टैनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत था, डायर्किक थ्योरी थी, उसका यहाँ पर जिक्र किया है। नेक्स्ट है, मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियां हैं? तो ये भी त्रिकोणीय सिद्धांत स्टैनबर्ग का ही है, ट्रायर्किक थ्योरी। नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें देखिए, ये विशेषताएं दी हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने में प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो ये किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंतर्वैयक्तिक, ये
इसके अंतर्गत आता है। ये जो विशेषताएं दी हुई हैं ये अंतर्वैयक्तिक के आता है, और जो अंतरावैयक्तिक, इन दोनों का फर्क समझ लीजिए। अंतरावैयक्तिक में बुद्धि में इस प्रकार की बुद्धि में अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने और स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता होती है। फर्क क्या है? अंतर्वैयक्तिक में जो दूसरों के व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंतरावैयक्तिक में क्या होता है? अपनी मनोदशा को समझने की क्षमता विकसित की जाती है। नेक्स्ट है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, इसका जो सही ऑप्शन है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, इसका ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था? तो ये था गार्डनर। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि सिद्धांत एक ही बात है, तो इसका जो सही है आंसर ये है गार्डनर, यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर, यह भी आप पढ़ चुके हैं। ये सारे सिद्धांत हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहते हैं? तो वही अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ये जानना भी ज़रूरी है। ये सारे इंटरनल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सिद्धांत तो सभी आपने पढ़ रखे होंगे किताबों में, लेकिन जो बहुत डीप क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, क्योंकि अब तो सारे ही पेपर बहुत टफ होते जा रहे हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।